हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने ये सीरीज़ जो आपके लिए लेकर आया था, पहला जो था हमारा 2017 में जो एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी से सवाल पूछे गए थे वो हमने कवर किया था इससे पहले वीडियो में। और आज की वीडियो में 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य हिंदी के वो हम कवर करने वाले हैं। तो ये रिवीजन सीरीज़ हमारा चल रहा है, आप सभी को लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो तैयारी अपना कंप्लीट कर चुके हैं या बस कंप्लीट करने के कगार पे हैं। फटाफट से 10-15 मिनट दे करके ये सारे रिवीजन वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा था कि विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द। तो देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है ये। ठीक है, विशाल का कई लोग छोटा भी लगा के आएंगे, कई लोग क्षुद्र भी लगा करके आएंगे, कई लघु और कई जो है सूक्ष्म लगा करके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप समझिएगा, विशाल का सबसे उपयुक्त जो होता है ना वो होता है क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सभी जो है वो गलत है। सबसे उपयुक्त विलोम अगर बोले तो क्षुद्र होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखिए विशाल का होता है क्षुद्र और लघु का होता है दीर्घ। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है ये आपके एग्जाम में। तो विशाल का क्षुद्र, लघु का दीर्घ, छोटा का बड़ा और सूक्ष्म का स्थूल होता है। ये आप अच्छे से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विशाल का क्षुद्र, यहाँ पे होता है लघु का दीर्घ, छोटा बड़ा और सूक्ष्म का होता है स्थूल। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह क्या है। अब आपको बताना है ये कौन सा किस तरह का वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या कठिन वाक्य है। तो यही वह वीर बालक है जिसने, यहाँ पे जिसने जो ज्यों त्यों शब्द आता है, मतलब मिश्र वाक्य हो जाता है। बिल्कुल सही, अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। इसको भी बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो ये जो है ना, सीधे आंसर बस नहीं बता रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको देते जा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है बैठ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं झूठ से घृणा करता हूँ, तो आपको कारक पहचाना है और कारक का सूत्र जो याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव। याद रखिएगा, अपादान से अलग होने का भाव, अलगाव का भाव आ रहा है, अलगाव का, कि भाई मैं इन चीज़ों से घृणा करता हूँ। तो अपादान से, देखिए से शब्द खोज लिए। ठीक है, और उससे भी अलगाव की जो है वो आपको यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। अलगाव जो है आपको इसमें अर्थ निकलते हुए दिख रहा है कि मैं झूठ से घृणा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक कर्ता और एक क्रिया हो तो भाई सरल वाक्य कहलाता है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। एक कर्ता होगा, एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। ठीक है, तो तीन तरह के वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। इसमें देखिए विधेय और उद्देश्य दोनों एक एक होते हैं। ठीक है, जबकि मिश्रित वाक्य में एक से अधिक हो सकता है और उद्देश्य एक ही होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में एक से अधिक जो है विधेय होगा और एक से अधिक जो है उद्देश्य होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ये इसके पहचानने का तरीका है बहुत आसान तरीके से। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। अरे स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, कितना आसान है। इसमें ऑप्शन आप देख के फटाक से बता देंगे, कोई बच्चा भी बता देगा। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 11 है स्वर की संख्या। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर की संख्या जो है कितनी है, 11 है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा और बहुत आसान भी है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। ओके, चलिए नीलांबर शब्द में कौन सा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नीला है अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर, नीलांबर, तो कर्मधारय समास है यहाँ पे, कर्मधारय समास। ठीक है, नीलांबर का जो है समास विग्रह कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम, तो ये अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्मधारय समास ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और व्यापम द्वारा कर्मधारय समास को ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास जिसमें रोग से अलग होने का भाव हो रहा है। ठीक है, अलग होने का भाव, रोग मुक्त। देखिए अलगाव अभी तो बताया था मैंने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव, और जहां रोग मुक्त लिखा मतलब रोग से अलग होने का भाव हो रहा है, रोग से मुक्त हो गया, अलग होने का भाव है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा ये क्लास
जो है, और इसी तरह से आपको मजा आते रहना चाहिए और आपका जो पेपर है बहुत जबरदस्त बनेगा। 15 तारीख है भाई, देखिए आगे आप देखिए 15 तारीख तक आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर फटाफट मैं आपको कराते जाऊंगा, यहाँ सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अभी हिंदी का सीरीज चला रहा हूँ, फिर जैसे ये खत्म होगा और फिर आजीविका और आपको ग्रामीण विकास और जो है पंचायती राज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और क्वेश्चन जितने हैं वो कवर कर लेते हैं फटाफट से। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? अरे कितना आसान है। तुम, तू, तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक है इसमें। ठीक है, प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक होता है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे बोलता है कि भाई तुम, तू, तुम्हारा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। निज में तो स्वयं आप आता है, संबंध में संबंध बताता है, प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न वाली चीजें आती है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन भी करेक्ट है इसका। चलिए आते हैं, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो रानी बहुत बोलती है, अब यहाँ रानी बहुत बोलती है इसको विलोपित कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द आप देख के समझ पा रहे होंगे कि कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशज शब्द यहाँ पे औरत है, जो कि एक अरबी शब्द है। देखने से आपको लगेगा कि भाई ये तो देसी शब्द है औरत, बल बिल्कुल नहीं, ये एक विदेशी शब्द है, देशज नहीं है। बाकी सूरज, जगमग, हाथ, ये सब देशज शब्द है। विदेशज में अगर आप देखें तो औरत जो है आएगा, जो कि अरबी भाषा से लिया गया है। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट की आग के लिए एक शब्द कौन सा है? पेट की आग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि वाला क्वेश्चन है। दावा नल, जठरा नल, बड़वा नल, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दावा नल या वनाग्नि, ये जंगल में लगने वाला आग दावा नल होता है। जंगल में जो आग लगता है वो दावा नल होता है। बड़वा नल जो होता है समुद्र में आग लगता है उसको बड़वा नल कहते हैं। और जो जठरा नल होता है या जठराग्नि होता है, जठर ग्रंथि पेट में, और इसलिए पेट में लगने वाला आग, अर्थात करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो पेट की आग है उसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जठराग्नि होगा। क्लियर? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा या सहारा होना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी, एकदम आसान सा सवाल था ये, और बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा, रट लिया होगा कि अंधे की लकड़ी मतलब सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। स्त्रीलिंग में देखिए यहाँ पे आप स्त्रीलिंग में देखेंगे ना, तो वेदना जो शब्द है, पीड़ा, वेदना, ये सब आता है ना, वो यहाँ पे आप देखिएगा वेदना शब्द ये स्त्रीलिंग है। बाकी अगर बात करें तो सीमा, बाजार और आटा, बहुत सारे कैंडिडेट ये सीमा को लगा करके आ गए होंगे। ठीक है, उस समय जब 2012 में पेपर होता, आप ये गलती नहीं करेंगे। अच्छे से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को पढ़ के उनके रूल्स को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जो खासकर जो अपवाद हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, तो वेदना इसके हिसाब से बहुत सटीक आंसर है कि स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है? वेदना है। उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? देखिए उर्दू के, संस्कृत के कई सारे उपसर्ग हिंदी में लिए गए हैं, उर्दू के लिए गए हैं, संस्कृत के लिए गए हैं, हिंदी का भी उपसर्ग लिया गया है। तो इसमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा, बेनकाब करना, ठीक है, बेगुनाह, ये सब बे शब्द आता है ना, वो हिंदी का उर्दू का उपसर्ग है। ओके, समझ आया यहाँ तक? चलिए आगे आते हैं। सच्चरित में, ये बहुत बार आपके पेपर में आया है और ये बहुत बार आपने स्कूल से पढ़ते आया होगा कि सत धन चरित होता है। सत जाता जहाँ यहाँ पे हलंत लग गया, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि, बिना कोई दिक्कत का सत धन चरित्र होता है सच्चरित। ओके, अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है। पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? ठीक है, तो पतंग का अर्थ पत्ता बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखिएगा, पतंग का अर्थ पत्ता नहीं होता। नहीं है बोला है ना, तो पत्ता नहीं है, पतंग का अर्थ पत्ता नहीं है। ओके, चलिए आगे आते हैं। पतंग का अर्थ क्या क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। सूर्य होता है, शलभ होता है, नौका, पक्षी, पतिंगा, गेंद, नौका, वृक्ष, ये सब पतंग का अर्थ होता है, लेकिन पत्ता बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो राम ही तो उद्देश्य है, राम खेल रहा है, उद्देश्य राम है और विधेय खेल रहा है होगा। ठीक है, तो राम इसमें करेक्ट जो है इसका आंसर है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है राम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो सम्मानित में हुआ, सम्मानित में। ठीक है, इत प्रत्यय लगा है और सम जो है उपसर्ग लगा है, एक साथ जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है सम्मानित शब्द, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। लोकोक्ति एक वाक्यांश होता है, याद रखिएगा, वाक्य का अंश नहीं होता है लोकोक्ति, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा आप भाई, बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तभी आपको उसका सॉल्यूशन सही मिल पाएगा, अदरवाइज आप जो है रॉन्ग आंसर जो है टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बार बार मैं समझाता हूँ ये चीज़ें। और यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति की विशेषता नहीं है बोल रहा है, तो कौन सी लोकोक्ति की विशेषता नहीं है कि लोकोक्ति एक वाक्यांश होता है, बिल्कुल ही वाक्य का अंश नहीं होता लोकोक्ति, मुहावरा वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति एक कंप्लीट वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा, क्योंकि बोला है विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया में भाई आपको एकदम आसान है, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, मतलब जिसमें कर्ता ना हो, ऐसा कहो, कर्ता ना हो, जिसमें कर्म ना हो, सीधा सीधा बात है, कर्म स्पष्ट रूप से ना देखे। ठीक है, बाकी अकर्मक क्रिया नहीं है बोल रहे हैं ना, वो आपको देखना है, अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, कर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, वह आए तो मैं जाऊँ, ये अकर्मक क्रिया है। तोता वृक्ष पर बैठा है, अकर्मक क्रिया है। तुम वहाँ अवश्य गए होंगे, अकर्मक क्रिया है। लेकिन गीता ने पुस्तक पढ़ी, ये जो है क्या है, सकर्मक है। ठीक है, सकर्मक क्यों? क्योंकि पुस्तक एक कर्म है ना, जहाँ पे कर्म दिया होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं है अकर्मक क्रिया। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, सही है क्या? बिल्कुल सही है। मोहन सो रहा है क्या? बिल्कुल सही है। ईश्वर के अनेक नाम है क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला सही नहीं है, बोल रहे हैं ना, मोहन से गीत गाया जाता है, ये क्या है? आपको साफ साफ पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पदक्रम सही नहीं है बोल रहा है, पदक्रम की त्रुटि है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं ऑप्शन डी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन ज्ञ, इनके योग से बना है। ज्ञ कैसे बनता है? तो ज जहाज, याद रखिएगा, ज जहाज का जो पढ़ते हैं, ज प्लस यहाँ से मिलकर ज्ञ बनता है। ठीक है, और ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञ कैसे बनता है? तो संयुक्त जो वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण है, याद रखिएगा, 4 संयुक्त वर्ण के बारे में अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। छ क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का और स्त्रा, इनसे जो है पूछा गया है भाई कौन कौन वर्ण से मिलकर बना है। ठीक है, तो छ क्षत्रिय का भी देख लीजिएगा, क प्लस स षटकोण का आता है यहाँ पे, झ प्लस ज्ञ, यहाँ ज्ञ के लिए आता है, त्र के लिए त प्लस रा आता है, और स्रा के लिए स प्लस रा होता है। सा भी देख लीजिएगा, स शक्कर का आता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे खट्टा जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सैसव है, पशुता भी है, ममता भी है, भाव निकल रहा है इसमें, लेकिन खट्टा में जो है भाव नहीं निकल रहा है। ये खट्टा जो है क्या है, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे बहुत सारे गलत हैं। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, और आप देखेंगे बार बार ये शब्द जो है तो अनुगृहित होता है, और वो आपको अनुगृहित जो है करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा है क्या? देख लीजिए, अनुगृहित कहीं भी ऐसा जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ नहीं दिया है, इसलिए व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। ठीक है, बाकी अनुगृहित कैसे लिखाता है आप देख लीजिएगा, अनुगृहित ऐसा लिखाता है, हाँ में बड़ी मात्रा रहता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आते हैं तद्भव शब्द चुनिए। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तद्भव जो है क्या होता है? संस्कृत शब्द है जिसका रूपांतरण हो गया होता है। तो जैसे देखिए, दुग्ध का दूध होता है, तो तद्भव होगा दुग्ध का दूध। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया तद्भव शब्द क्या है यहाँ पे? तो सब तद्भव शब्द आपको चुनना था, दूध। ठीक है, दुग्ध क्या होगा? तत्सम होगा, लेकिन उसका तद्भव क्या हो गया? दूध हो गया। दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा? दोषारोपण, दोष लगाना किसी पर, दोष लगाना मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, उंगली उठाना, उंगली उठाना होगा किसी पर। उंगली उठाना मतलब दोष लगाना होता है। उंगली कैसे उंगली उठा दी है मेरे पर, बोलता है ना, मुझ पर कैसे दोष लगा दी, वही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, कान भरना मतलब होता है चुगली करना, उंगली पर नचाना मतलब क्या होगा? वश में रखना, अपने वश में कर लेना किसी को, अपनी हर बात को मनवाना, ये उंगली पर नचाना होता है। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जलद भी है, सॉरी जलद नहीं, पंकज भी है, जलज भी है, जलद नहीं है। जलद बादल का होता है,
ठीक है, बादल होता है, ये जलद का मतलब बादल होता है। यहाँ पे पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जलद होगा। जलद और जलज में कंफ्यूज नहीं होना है। जलस तो होता है कमल का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा जलद। ओके, समझ आया? ठीक है, जलद का मतलब बादल होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है। संकेत जहां मिलना चाहिए, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे, ये संकेत वाचक है। संकेत मिल रहा है ना आपको कि अगर तुम मेहनत करते तब जरूर पास हो जाते भाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, तो ये एक पूरा क्वेश्चन था। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने जो है यहाँ पे आपके लिए हिंदी जो प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का और 2012 का हुआ था, हिंदी के सारे क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिए। सामान्य हिंदी का अगर आपने तैयारी कर रखा है पूरा, तो ये सभी क्वेश्चन को और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको अच्छे से आप कवर करके जाइएगा। ठीक है, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत बेहतरीन बनेगा 15 तारीख को। ओके, और उस दिन आके फिर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप जो कमेंट करके बताइएगा, सर हमने बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट किया और हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं नौकरी लगने के। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की सीरीज लेकर आते रहेंगे। 10-15 मिनट आप जरूर हमको यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो टाइम पास आप इधर उधर करते हैं। 10-15 मिनट में फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पूरा हम सॉल्व करा रहे हैं और बाकी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस भी आपको हमारे इस जो है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।